भारत के इतिहास में बहुत सारे महान राजा, बहुत सारे महान फिलोसोफर, बहुत सारे कवि, बहुत सारे सन्यासी निकल के आते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति में बहुत ही अच्छा योगदान किया है ज्ञान प्रदान करने में। उन्हीं में से एक राजा थे उज्जैन के भर्तहरि। जो अपने ज़माने के एक महान फिलोसोफर बने, पर उससे पहले वो एक राजा थे। उससे पहले 5th सेंचुरी में उज्जैन में वो अपना राजपाट करते थे, वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। उन्होंने शब्द ब्रह्मांड की रचना की और उन्होंने सोचा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड शब्दावली से चलता है, जहाँ पर शब्द जो वाइब्रेशन से उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर हर एक वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है, इसी तौर से हमारा पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से कनेक्टेड है, यानी कि शब्द ब्रह्मांड उन्होंने इसी प्रकार से रचित किया। और फिलोसॉफी में, लिंग्विस्टिक में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ पे रिसर्च में भी लिंग्विस्टिक में शब्द ब्रह्मांड का उपयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि हर एक रिवोल्यूशन के पीछे मनुष्य का कुछ अपना स्वार्थ छिपा होता है या फिर उसकी एक पर्सनल कहानी होती है। इसी तरह से भर्तहरि का भी एक पर्सनल कहानी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 3 शतक लिख दिए, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। जहाँ पे श्रृंगार शतक उन्होंने स्त्रियों की रूप रचना ऊपर लिखा था, जहाँ पे उनकी जो वाइफ थी पिंगला, वो इतनी सुंदर थी, जो भर्तहरि उनकी सुंदरता पे इतना मोहित हो गए थे कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उनको प्रेम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई ये सब क्या है, कि या तो भरोसा उठ जाता है या तो कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको अपने ही प्रेम पर शंका होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ भर्तृहरि के साथ हुआ। भर्तृहरि की जो वाइफ थी पिंगला, वो बहुत ही सुंदर थी। भर्तृहरि की जो वाइफ थी, उनको अपने प्रधान के साथ मन ही मन में प्रेम था, पर वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उनका जो भर्तार हो वो शूरवीर हो वो और योद्धा रूप हो। जहाँ पे भर्तृहरि की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, वो प्रेमाल थी, वो फिलोसोफिल वाली थी, वो ऐसी शांत वाइफ थी जो पिंगला को सूट नहीं कर रही थी। तो इसीलिए भर्तृहरि की जो वाइफ थी पिंगला को अपने प्रधान के साथ लगाव हो गया था, जो राजपाट के कामकाज और सेना का नेतृत्व करता था, और उसकी पर्सनालिटी पिंगला को बहुत हद तक पसंद आती थी। जहाँ पे जो प्रधान था उसको वेश्या के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, जहाँ पर ये पूरा लव ट्रायंगल बना, जहाँ पर राजा को पिंगला के साथ अटैचमेंट थी, पर पिंगला को उसके प्रधान के साथ अटैचमेंट थी, और जो प्रधान था उसको एक वेश्या के साथ अटैचमेंट थी। तो ये पूरा लव ट्रायंगल बन गया था, जो कि 5th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था, और जिसकी वजह से भर्तृहरि की पूरी जीवन शाखा बदल जाती है। तो जहाँ के राजा के प्रजाजन में से एक वैद्य निकल के आता है, जिन्होंने एक ऐसे रस की रचना की थी जिसको पीते ही श्रृंगार और निखर जाता है, जिसको श्रृंगार और निकल जाता है, शरीर जवान दिखने लगता है, फल फुलित दिखने लगता है। जो वैद्य था उसने सोचा कि इस रस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मेरे राजा को है, क्योंकि वही प्रजा के भर्तार है और उनको ही प्रजा को देख रेख करना है, तो अच्छा जीवन, सुंदर जीवन जीना चाहिए, और इसीलिए वो रस उनको देना चाहते थे। तो वैद्य ने वो रस राजा को प्रदान करते। राजा ने सोचा, ये सुनते ही रस को पीते ही मनुष्य और सुंदर और प्रभावशाली हो जाता है। तो ये बात सुनते ही राजा के मन में ये होता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है, मेरी वाइफ, उनको मैं देना चाहूँगा, ताकि वो जीवन भर सुखी रहे और सुंदर रहे। और इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए राजा ने वो रस अपनी वाइफ को पिंगला को प्रदान कर दिया। तो जब पिंगला ने ये बात सुनी, तब उन्होंने चोरी छुपे उनको जो प्रिय था प्रधान, उन तक ये पात्र पहुँचा दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका प्रिय जो प्रधान है वो सुंदर रहे, वो आकर्षित रहे। और जो प्रधान था वो चाहता था कि प्रिय वेश्या है वो सुंदर रहे, वो आकर्षक रहे, पर वेश्या ने ये बात नकार दी, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं सुंदर आकर्षित रहूँगी तो मेरा पूरा जीवन नरक स्वरूप में जाएगा। ये सारी चीज़ें पहुँचती है, ये रस वापस राजा को पहुँचा देती है, क्योंकि वेश्या सोचती है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रजाजन को है, इसलिए प्रजा के भर्तार को आकर्षित और प्रभावशाली काया के लिए ये रस वेश्या राजा की तरफ पहुँचा देती है। और जब राजा पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, वेश्या ने कहा कि ये प्रधान ने मुझे दिया था। और जब प्रधान को पूछा गया तो प्रधान ने कहा, माफ़ कीजिए, पर आपकी जो रानी है का उनके ऊपर आकर्षित है और उन्होंने मुझे ये रस दिया था। और तभी राजा के मन में ये बात क्लियर हुई कि मुझे जो व्यक्ति पसंद है उसको कोई ना कोई व्यक्ति पसंद होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं पसंद करूं और उसे सिर्फ मैं ही प्रिय हूँ, उसको और कोई भी प्रिय होगा। और ऐसे ही पूरा लव ट्रायंगल फॉर्म हुआ, और ऐसे ही राजा को एहसास हुआ वैराग्य का, और इसीलिए उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, जो कि वैराग्य उन्हें पहले प्रदान होना चाहिए था, जो कि वैराग्य जीवन में पहले होना चाहिए था, वो उनको बाद में समझ में आया। और इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले वैराग्य शतक पढ़ना चाहिए। वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, इन तीनों में 100 संस्कृत श्लोक के सारी नीति लिखी हुई है, जहाँ पे नीति शतक में जीवन को जीना कैसे है, नीति से कैसे जीना है, कैसे गुडविल हासिल करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। श्रृंगार शतक में स्त्रियों के आकर्षक के बारे में दर्शाया गया है। जब राजा अपनी पत्नी के मुँह में विचलित था, तब उन्होंने स्त्री के श्रृंगार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जो कि श्रृंगार शतक में पाई जाती है। और आखिर में आता है वैराग्य शतक, कि
क्यों वैराग्य ज़रूरी है जीवन में, क्यों सभी चीज़ों को पाने से पहले वैराग्य पा लेना चाहिए ताकि आपको सभी चीज़ों के ऊपर लगाव ना हो। और इसी सारी चीज़ को समझते हुए उन्होंने आखिरी में वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य शतक लिखने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि वैराग्य शतक तो मुझे अपने जीवन के स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए था। इसलिए समाज में कल्याण की नींव स्थापित करने के लिए उन्होंने ये 3 शतक की रचना की, वैराग्य शतक, चुंगार शतक और नीति शतक। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे हैं समझने के लिए। अगर आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी एंशिएंट नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं और वेदों, पुराणों और ऐसे ही स्क्रिप्चर्स के नॉलेज हम ढूंढ के लाते रहेंगे आपके लिए। जय श्री हरि।